नमस्कार, स्वागत है आपका दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में। आज तारीख है 11 नवंबर, दिन शुक्रवार। मैं हूं वात्सल्य राय और मैं हूं प्रेरणा। चीन के नेता शी जिनपिंग से बतौर राष्ट्रपति जो बाइडेन पहली बार बाली में करेंगे मुलाकात। कहा, तनाव के समाधान पर होगी बात। अमेरिका चीन के आला नेताओं की मीटिंग पर दुनिया की नजर। विदेश मामलों के जानकार एसडी मुनी से जानेंगे कितनी उम्मीद जगा रही है सोमवार को होने वाली बातचीत। दोनों नेता एक दूसरे की अहमियत को समझने की कोशिश करेंगे। प्रयास ये होगा कि जो विश्व व्यवस्था है उसको कोई अनजाना धक्का नहीं दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के सभी दोषियों को किया रिहा। रेहान फजल से पूरे मामले का ब्यौरा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कल वोटिंग। बीबीसी संवाददाता राघवेंद्र राव से जमीनी हाल। कांग्रेस इस उम्मीद पे ये चुनाव लड़ रही है कि इतिहास शायद उनका साथ देगा, और बीजेपी इस बार कोशिश उनकी यही है कि इस इतिहास को वो बदल दें। इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म की भी करेंगे बात, लेकिन पहले प्रेरणा से जान लेते हैं देश और दुनिया के पूरे दिन का हाल। राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले पर कांग्रेस पार्टी ने नाराजगी जताई है। पार्टी का कहना है कि पूर्व पीएम राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करना सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी तरह से अस्वीकार्य और गलत है। यह दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर भारत की भावना के अनुरूप काम नहीं किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि खेरसोन से रूसी सैनिकों की वापसी पूरी हो गई है, लेकिन फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि निप्रो नदी के पश्चिमी तट पर अब भी रूसी सैनिक मौजूद हैं या नहीं। यूक्रेन के विदेशी मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने खेरसोन शहर और आसपास के क्षेत्रों से रूस की वापसी को एक जीत बताया है। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने देश को किए अपने हालिया संबोधन में कहा, I've told them I'm looking for competition, not conflict. And so what I want to do. आज दक्षिण से हमारे लिए एक अच्छी खबर है। चल रहे रक्षा अभियान के दायरे में अभी से ही दर्जनों यूक्रेनी झंडे अपने सही स्थान पर लौट रहे हैं। अब तक 40 बस्तियों को मुक्त कराया गया है। मैं अपने सभी नायकों को धन्यवाद देता हूं। कुछ तकनीकी कारण के कारण जो बाइडेन का क्लिप चल गया था, लेकिन माफी चाहूंगी कि जो ज़ेलेंस्की ने कहा वो शब्दशः यही थे जो मैंने अभी दोहराया। अमेरिका ने यूक्रेन को एक बार फिर मदद के तौर पर हथियार और उपकरण देने की घोषणा की है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बताया कि उन्होंने यूक्रेन को अमेरिकी रक्षा मंत्रालय इन्वेंट्री से और $40 करोड़ के हथियार और उपकरण देने का निर्देश दिया है। अगस्त 2021 के बाद से अमेरिका 25वीं बार यूक्रेन को मदद भेज रहा है। चीन अपनी जीरो कोविड नीति के नियमों में ढील देने जा रहा है। ढील के बाद कोविड संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों को अब सिर्फ 2 दिन ही क्वारंटीन में गुजारना होगा। इस खबर के बाद एशियाई शेयर बाजारों में तेजी दर्ज की गई है। झारखंड विधानसभा ने शुक्रवार को अपने एक दिन के विशेष सत्र के दौरान साल 1932 के खतियान वाले लोगों के लिए स्थानीयता और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 27% आरक्षण से संबंधित 2 अलग अलग विधेयकों को पारित कर दिया है। अब इन विधेयकों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। ईरान में महसा अमीनी की मौत के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों को समर्थन देने वालों में ईरानी तीरंदाज परमिदा घासिमी का नाम जुड़ गया है। तेहरान में हुए एक अवार्ड सेरेमनी के दौरान परमिदा घासिमी ने अपना हिजाब सरेआम उतार दिया था। वहीं अफ्रीकी देश इक्वाटोरियल गिनी में हिरासत में लिए गए 16 भारतीय नागरिकों ने भारत सरकार से उनकी रिहाई और स्वदेश वापस पहुंचाने की अपील की है। ये 16 भारतीय नाविक हैं और पिछले 3 महीने से हिरासत में हैं। इस पूरे मामले में भारत सरकार का कहना है कि वह नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के प्रयास कर रही है। टीवी एक्टर सिद्धांत वीर सूर्यवंशी की मौत हो गई है। 46 साल के सिद्धांत जिम में वर्कआउट कर रहे थे। इससे पहले कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को भी जिम में वर्कआउट करते वक्त दिल का दौरा पड़ा था। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। हमारा यह प्रोग्राम सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे बीबीसी हिंदी के लाइव पेज के साथ बीबीसी हिंदी के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर लाइव ब्रॉडकास्ट होता है। पूरे दिन की जरूरी खबरों के बाद अब बात दिन की एक बड़ी खबर की। क्या अमेरिका और चीन रिश्तों का एक नया अध्याय लिखने को तैयार है? ये सवाल पूछा जा रहा है और इसकी वजह यह है कि आने वाले सोमवार यानी 14 नवंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने की मुलाकात करने जा रहे हैं।
दोनों नेता इंडोनेशिया के बाली में मिलेंगे, जहां G20 समिट होने जा रही है। राष्ट्रपति बनने के बाद से जो बाइडेन अभी तक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से आमने सामने नहीं मिले हैं, यानी रूबरू मुलाकात दोनों की नहीं हुई है। आखिरी बार जब दोनों नेता रूबरू हुए थे तब जो बाइडेन उपराष्ट्रपति थे और बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे। भारत समेत पूरी दुनिया के लिए ये मुलाकात दिलचस्पी की वजह है। इसके एक नहीं कई कारण हैं। दोनों ही देश महाशक्ति का दर्जा रखते हैं, आर्थिक ताकत भी ये दोनों देश हैं और लगभग सभी देशों के हित अमेरिका और चीन के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन प्रेरणा, फिलहाल अमेरिका और चीन के संबंधों पर तनाव की गहरी छाया भी नजर आती है। बिल्कुल वात्सल्य, अगस्त के बाद से ये तनाव कहीं ज्यादा बढ़ा है। आपको याद होगा अगस्त में अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की जो स्पीकर थी नैन्सी पेलोसी, वो ताइवान गई थी। तब चीन ने इसे वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन बताया था। चीन ने उसके बाद ताइवान के करीब कई दिन तक सैन्य अभ्यास भी किया था और अमेरिका ने उस वक्त इसे लेकर चिंता जाहिर की थी। इसके बाद अमेरिका ने कुछ कड़े कदम भी उठाए थे। अमेरिका ने कंप्यूटर चिप तकनीक तक पहुंच को बाधित कर दिया है, जिससे चीन की जो निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था है उसको चोट पहुंची है। लेकिन अब दोनों देशों के नेता मिलने को तैयार हैं। इस मुलाकात का एजेंडा क्या होगा, जो बाइडेन ने इस पर भी बात की। I've told them I'm looking for competition, not conflict. And so what I want to do with him when we talk is lay out. जो बाइडेन यहाँ कह रहे हैं कि मैंने उन्हें बताया है कि मैं प्रतिस्पर्धा की ओर देख रहा हूँ, संघर्ष की नहीं। जब मैं उनसे मिलूंगा तो कहूंगा कि हम अपनी लक्ष्मण रेखाएं तय करें। मैं समझने की कोशिश करूंगा कि उनकी समझ में चीन के हित में क्या है और ये बताऊंगा कि अमेरिका के हित कहाँ हैं, और समझेंगे कि क्या हमारे हित टकराते हैं, और अगर ऐसा है तो हम सोचेंगे कि इसका समाधान कैसे किया जा सकता है। प्रेरणा, जो बाइडेन जो कह रहे हैं उससे लगता है कि कोशिश रिश्तों में आई दरार को पाटने की है। लेकिन दोनों देशों के बीच कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातें लगातार बिगड़ती रही हैं और इसमें सबसे अहम है ताइवान का मुद्दा। हमने चीन और अमेरिका के संबंधों पर नजर रखने वाले प्रोफेसर SD मुनी से यही समझने की कोशिश की कि क्या दोनों देशों के एजेंडे में ताइवान सबसे ऊपर होगा। ताइवान का मुद्दा आएगा ही आएगा, और ताइवान जहाँ तक प्रश्न है, मैं समझता हूँ चीन अपनी गुड़कियां धमकियां देता रहेगा और अमेरिका उसको सैनिक मदद देता रहेगा और उसका सपोर्ट करता रहेगा। जो भी कांग्रेस हुई है चीन में, उसमें शी जिनपिंग ने बहुत कड़े और कठोर शब्दों में ताइवान के बारे में बातचीत की है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि चीन अभी इस हौसले में है कि वो कोई मिलिटरीली प्रॉब्लम ताइवान में करेगा। लेकिन ताइवान के साथ साथ एक तो इकोनॉमी का मुद्दा है जो दोनों मुल्कों के बीच में बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरा ऐसा मुझे लग रहा है कि यूक्रेन में अमेरिका अपने को थोड़ा सॉफ्ट करके यूक्रेन को समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो रूस से बातचीत करे और इसका कोई हल निकाले, क्योंकि उसका सारा विश्व की आर्थिक व्यवस्था पर और शांति पर बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। जो ये मुलाकात तय हुई है, इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है? मतलब किसने इनिशिएट किया होगा इस मुलाकात के लिए? मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्या ये दोनों तरफ से इनिशिएटिव लिया गया या एक तरफ अमेरिका, अगर आप कहें, या चीन की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया होगा? नहीं, एक तो मौका है जो G20 की मीटिंग है, उसमें सारे लोग इकट्ठा होंगे, तो जब आप एक जगह रहेंगे ही तो मिलने का एक स्वाभाविक माहौल बन जाता है। लेकिन उसके अलावा जो हालात हैं, उसमें पहला हालात तो जैसे अभी हमने बात किया कि ताइवान के ऊपर जो चीन की आक्रामक रवैया है, वो एक स्थिति ऐसी है जिसमें बातचीत होनी चाहिए और चीन को समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे विश्व और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की शांति को खतरा हो। और दूसरा, यूक्रेन में जो ढलाव आ रहा है, जिसमें कोई भी पक्ष जो है वो सीधा विजयी हो नहीं सकता और लड़ाई उसका कोई समाधान नहीं है। मैं समझता हूँ भारत भी जो कोशिश कर रहा है उसके अमेरिका वाकिफ है, रूस जानता ही है। तो ये सब मिलाकर जो हालात पैदा हुए हैं उससे बातचीत का माहौल बढ़ा है। अभी चीन में शी जिनपिंग दोबारा उनके टॉप लीडर चुने गए हैं, उनकी ताकत भी बढ़ी है और जो इंडिकेशंस एक्सपर्ट ले रहे हैं कि उन्होंने ये संकेत दिया है कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा चेंज करने नहीं जा रहे। तो आप क्या देखते हैं? मंडे मुलाकात हो रही है, क्या आउटकम हो सकता है? जो एजेंडा है वो इंटरनेशनल इकोनॉमी का और इंटरनेशनल पीस का एजेंडा है,
जिस तरह की विश्व की हालत है उसमें। और बाइडेन साहब भी अब चुनावों से उभर कर आए हैं। ऐसा सोचते थे कि उनकी काफी फजीयत होगी, वो नहीं हुई है। चीन में शी जिनपिंग अपने आप को और अधिक सुदृढ़ करने में सफल हुए हैं। तो दोनों नेता एक दूसरे की अहमियत को समझने की कोशिश करेंगे और ये प्रयास ये होगा कि जो विश्व व्यवस्था है उसको कोई अनजाना धक्का नहीं दिया जाए, कहीं इसी ऐसे शॉक ट्रीटमेंट जैसे यूक्रेन वॉर ने दे दिया था वैसा नहीं होना चाहिए। एससीओ समिट में अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी शी जिनपिंग के आमने सामने आए थे, लेकिन बातें नहीं हुई थी। एक ये जो विंडो खुल रही है अमेरिका और चाइना के बीच में, क्या आपको लगता है कि हाल फिलहाल भारत और चीन के बीच में भी इस तरह का कोई विंडो खुले जहां पर टॉप लीडर्स के बीच में मुलाकात या बात की कोई संभावना बने? कल ही जयशंकर ने एक बयान दिया हिंदुस्तान टाइम्स की समिट में। उससे साफ लगता है कि चीन जो बॉर्डर का मामला है हिंदुस्तान के साथ, उसमें कोई नरमी या कोई बड़ा बदलाव लाने की स्थिति में है नहीं। जो अभी भी डिस्प्यूटेड पॉइंट्स हैं, जहां आमने सामने हम लोग बैठे हुए हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। हमारे रक्षा मंत्री ने भी साफ कहा है कि सर्दियां आ रही है लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए। तो इन हालात को देखते हुए लगता नहीं कि हमें कोई ऐसा संकेत है चीन की तरफ से कि सीमा के ऊपर कोई पॉजिटिव कदम चीन रखने जा रहा है। लेकिन तो भारत और चीन भी अभी बीच में जो बॉर्डर को लेके कुछ वापसी हुई है, उससे तनाव की डिग्री कम है, लेकिन कोई बड़ा सॉल्यूशन निकलने की उम्मीद नहीं है। तो भारत ये बताना चाहता है कि जब तक चीन अपना रवैया वहाँ नहीं बदलेगा, हमारे संबंध नॉर्मल नहीं हो सकते। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बार बार हर जगह इस बात को दोहराया है। ये थे प्रोफेसर एस.डी. मुनी। हम बता दें कि इस मीटिंग पर नजर भारत की भी होगी। 2023 में भारत ही G20 का मेजबान है। जी प्रेरणा, और जैसा एसडी मुनी बता रहे थे कि भारत और चीन के संबंध फिलहाल बहुत अच्छे नहीं हैं और इसके संकेत भी लगातार मिलते रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति के तौर पर तीसरी बार चुने जाने के बाद शी जिनपिंग बीते मंगलवार को देश की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के संयुक्त अभियान कमान के मुख्यालय की निगरानी करने पहुंचे थे। और चीन की जो सरकारी समाचार एजेंसी है शिन्हुआ, उसने बताया कि यहाँ सैन्य कर्मियों को संबोधित करते हुए जिनपिंग ने कहा कि चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ती अस्थिरता और अनिश्चितता का सामना चीन कर रहा है और ऐसे में चीन को युद्ध लड़ने और जीतने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिनपिंग ने इस दौरान चीनी सेना से ये भी कहा कि वो अपनी तैयारियों को बढ़ाएं। लेकिन चीन किसके खिलाफ युद्ध की तैयारी करना चाह रहा है, इस सवाल को सभी समझना चाह रहे हैं। क्या भारत को सतर्क रहने की ज़रूरत है और भारत ने इस पर क्या कहा, अगर आप ये जानना चाहें तो रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है, उन्होंने कहा कि भारत एक शांति प्रिय देश है जिसने कभी किसी देश को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की, लेकिन अगर देश के अमन चैन को भंग करने की कोई कोशिश की जाती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कई लोगों ने इस बयान को राजनाथ सिंह के, कई एक्सपर्ट ने शी जिनपिंग के बयान से जोड़कर देखने की कोशिश की। आपने भी उनमें से कुछ एक एक्सपर्ट से बात की। जी, एक एक्सपर्ट का तो कहना था वात्सल्य कि हमें जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। वहीं एक एक्सपर्ट अपनी राय रखते हुए ये कह रहे थे कि भारत को बिल्कुल सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि रक्षा मंत्री भी कह चुके हैं कि ठंड आने वाला है और बॉर्डर के जो टेंशन्स हैं वो कम नहीं हुए हैं अगर कहें तो इसी बात को देखते हुए भले ही चीन चाहता है कि गलवान का जो मुद्दा है उसे अलग रखकर हम बाकी मुद्दों पर बातचीत जो है वो अपनी जारी रखें, लेकिन भारत अपने स्टैंड पर स्टिफ है और बार बार जो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर वो भी कहते रहे हैं कि हम गलवान के मुद्दे पर पहले बात करेंगे तभी दूसरे मुद्दों पर बातचीत होगी। दूसरों पर बात हो सकती है। और अभी समरकंद में जो एससीओ समिट हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी थे, आमने सामने लोग आए लेकिन नजरें नहीं मिली। बिल्कुल। और जब हाल ही गुजरात के मोरबी में सस्पेंशन ब्रिज गिरा वात्सल्य, तब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शोक संदेश भेजा। जबकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तीसरे कार्यकाल के लिए पार्टी के नेता चुने गए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई जो है वो नहीं दी थी, जबकि दुनिया भर के नेताओं ने उन्हें बधाई दी थी। हाँ, और तब दोनों देशों के रिश्तों की बड़ी चर्चा हुई थी, क्योंकि जब एक बार 2016 में
शी जिनपिंग ने भारत का दौरा किया था तो नरेंद्र मोदी और उन्हें गुजरात ले गए थे, झूला झुलाया था, जिसकी बड़ी चर्चा होती रही थी। इसलिए जब संबंध इस स्तर पर पहुंच जाते हैं तो स्वाभाविक तौर पर बात भी होती है, लेकिन ये दो देशों के संबंध की बात है और अमेरिका कहीं ना कहीं भारत के करीबी माना जाता है। और जो बाइडेन जब मिलने जा रहे हैं सोमवार को तो निश्चित तौर पर भारत की भी नज़र होगी। लेकिन ये भी यहाँ पर बताना ज़रूरी है कि चीन के कुल 17 पड़ोसी हैं जिनके साथ चीन का कोई ना कोई क्षेत्रीय विवाद है। भारत के अलावा ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, सिंगापुर, नेपाल, भूटान, म्यांमार, मलेशिया, ब्रुनेई, लाओस, मंगोलिया और तिब्बत जो हैं, किसी से उसकी दोस्ती है, रिश्ते थोड़े अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादातर पड़ोसियों से चीन के रिश्तों में कहीं ना कोई खटास ज़रूर है। आगे पॉडकास्ट में जानेंगे। राजीव गांधी श्री पेरम्बदूर में एक चुनाव सभा को संबोधित करने जा रहे थे, तभी धनु झुकी उनका पैर छूने के लिए और वहीं उन्होंने ट्रिगर किया बम को और राजीव गांधी उसी स्थान पर मारे गए। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्या मामले के सभी दोषियों को किया रिहा। बात हिमाचल चुनाव की भी होगी। लेकिन प्रेरणा, पहले एक नजर डाल लेते हैं कार्यक्रम सुन रहे श्रोताओं की टिप्पणियों पर। जी, मेरी नज़र YouTube के कमेंट्स पर है वात्सल्य, और कई लोग सवाल कर रहे हैं कि अमेरिका और चीन की जो तनातनी है अब ख़त्म हो सकती है। इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन अपना कदम आगे बढ़ा सकते हैं। इसका संकेत खुद बाइडन ने दिया है, ऐसा कह रहे हैं कुलदीप सिंह जाखड़। इसके अलावा जसविंदर सिंह हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार चीन से क्यों डर रही है, एक बार हमला करे चीन पर, पीछे धकेले चीन को, ऐसी उनकी राय है। इस बीच में फेसबुक पर मैं आपके लिए कॉम्प्लीमेंट देख रहा हूँ। परमवीर रावत लिख रहे हैं और वो लिख रहे हैं कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपका न्यूज़ पेश करने का अंदाज बहुत अच्छा और बेहतरीन है। शुक्रिया। और कई और हमारे श्रोता कमेंट कर रहे हैं, जिसमें इकबाल अहमद रंगरेज लिखते हैं कि चीन और अमेरिका का एक और नाटक, ये जो मुलाकात 14 नवंबर को होने जा रही है उसको लेकर कर रहे हैं। मदन लाल लंबोरिया लिखते हैं हिमाचल और गुजरात में जल्दी ही विधानसभा चुनाव हैं, ऐसे में केंद्र सरकार के मंत्री और वरिष्ठ नेता सुरक्षा को लेकर आक्रामक बयान देंगे, ऐसा मदन लाल लंबोरिया को लगता है। व्यापार बढ़ रहा है, नजरें नहीं मिल रही हैं, ये राकेश दुबे लिख रहे हैं। अमेरिका और चीन के लिए जुबैरी एक हमारे श्रोता हैं, वो फेसबुक पर लिख रहे हैं कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। एक मुकीम अंसारी हैं, वो बीबीसी के बहुत पुराने श्रोता हैं और इन्होंने बताया है कि वो काफ़ी लंबे समय से सुनते रहे कार्यक्रम को, जब जामी साहब कार्यक्रम प्रस्तुत किया करते थे। ये लिख रहे हैं। राजनाथ सिंह ने बहुत अच्छी बात की है, ये सिंह धारा लिख रहे हैं। कई श्रोता कमेंट कर रहे हैं इस खबर को लेकर। अब हम क्योंकि राजीव गांधी के मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं वात्सल्य, तो एक शंभू शरण है हमारे श्रोता, उन्होंने लिखा है कि राजीव जी के हत्यारों को रिहा किया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि लगता है सर्वोच्च न्यायालय जो है वो भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा है। वो ऐसा अपनी राय रख रहे हैं। ये एक आरोप है और निश्चित तौर पर ये आरोप, इस तरह के आरोप लगाना व्यक्तिगत है और ठीक भी नहीं है, क्योंकि अदालत फैक्ट पर ही काम करती है और किसी भी श्रोता को इस तरह की टिप्पणी करने से थोड़ा बचना चाहिए। और मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 6 अभियुक्तों को जेल से रिहा कर दिया है। कोर्ट का आदेश आने के 1 घंटे बाद ही उम्र कैद की सजा काट रहे सभी अभियुक्तों को रिहा कर दिया गया। ये मामला करीब 31 साल पुराना है। मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या हुई थी। हमारे साथी रेहान फजल ने इस मामले पर करीब 3 दशकों से लगातार नजर रखी हुई है। हमने उनसे बात की। देखिए, 21 मई 1991 की बात है। राजीव गांधी श्री पेरम्बदूर में एक चुनाव सभा को संबोधित करने जा रहे थे। उनके सम्मान में एक गीत गाया जा रहा था और तभी धनु झुकी उनका पैर छूने के लिए और वहीं उन्होंने ट्रिगर किया बम को और बहुत ज़बरदस्त विस्फोट हुआ और राजीव गांधी उसी स्थान पर मारे गए। उनके सिक्योरिटी ऑफिसर थे प्रदीप गुप्ता, उनकी भी मृत्यु हो गई और तमाम हाहाकार फैल गया। वहाँ पर कांग्रेस के बहुत चोटी के नेता, तमिलनाडु कांग्रेस के जीपू पनार, जयंती नटराजन, राममूर्ति सब मौजूद थे और बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका, इतनी ख़राब हालत थी। और राजीव गांधी के शव को पहचाना गया उनके लॉटो जूतों से और गुची घड़ी से। फिर इसके बाद एक लंबा सिलसिला हुआ, एक
जांच कमेटी बनाई गई, एक जांच आयोग बनाया गया। कार्तिकेयन सीबीआई में काम करते थे, उनके नेतृत्व में जिम्मेदारी दी गई पूरे जांच की, और तमाम कई जगह से गिरफ्तारियां हुई। लेकिन जो मुख्य अभियुक्त था शिवरासन, जिसने एक तरह से मास्टरमाइंड किया था, एलटीटी का व्यक्ति था वो, उसको जब सीबीआई ने घेरा और वहाँ पर कुछ देरी हुई उनको पकड़ने में, तो उसने साइनाइड खाकर सुसाइड कर लिया और उनके 4 साथियों ने एक तरह से आत्महत्या कर ली, सिर में गोली मारकर। फिर बाद में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और फिर उनको सजा दी गई, अलग अलग तरह की सजा दी गई थी, और शुरू में 26 लोगों को मृत्युदंड दिया गया था जो दोषी करार दिए गए। और अब जब सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है पूर्व प्रधानमंत्री की हत्याकांड में अभियुक्तों की रिहाई, ये कितना अनूठा मामला है? क्या पहले आपने कभी किसी मामले में इस तरीके का आदेश सुप्रीम कोर्ट का देखा? नहीं, ये अनप्रेसिडेंटेड है, इस तरह का कोई उदाहरण सामने नहीं आता। देखिए, थोड़ी सी पृष्ठभूमि हम आपको बता दें कि 26 लोगों को टाडा कोर्ट के अंतर्गत फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन फिर बाद में 1999 में सिर्फ 7 लोगों को मृत्युदंड बरकरार रखा गया था और बाकी जो 19 लोग थे उनको रिहा कर दिया गया था। सन 2000 में जो नलिनी थी उनको फांसी की सज़ा दी गई थी, लेकिन उनकी फांसी की सज़ा को कन्वर्ट कर दिया गया था आजीवन कारावास में, क्योंकि उन्होंने प्ली ली थी कि उनकी एक बच्ची है और उसका पालन पोषण किस तरह से होगा। तो उस आधार पर उनको कम्यूट किया गया था। और 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जो बाकी 3 लोग जिनको फांसी दी गई थी उनको भी एक तरह से लाइफ इम्प्रिजनमेंट में या आजीवन कारावास में बदल दिया था, और उसमें पेरारी वेलन भी थे, और उनको 2014 में रिहा कर दिया था तमिलनाडु सरकार ने। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि जो बाकी लोग थे, उसमें नलिनी भी शामिल हैं, उनको रिहा कर दिया जाए। और प्ली ये ली गई है कि 31 साल एक बहुत बड़ा समय होता है, और 31 साल भारतीय दंड प्रक्रिया में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा व्यवहार करे, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कोई शिकायत ना हो, तो एक अवधि के बाद उसको रिहा कर दिया जाता है। और यहाँ तो 31 साल का समय है, जो कि बहुत बड़ा समय है। नलिनी जो उस समय युवा थी, इस समय 55 साल की हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना समय बीत चुका है। ये थे रेहान फजल। हालांकि इस फैसले पर कांग्रेस पार्टी ने नाराजगी जताई है। वात्सल्य, कांग्रेस ने अपने बयान में कहा है कि पूर्व पीएम राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी तरह से अस्वीकार्य और गलत है। कांग्रेस पार्टी इसकी साफ तौर पर आलोचना करती है। यह दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर भारत की भावना के अनुरूप उन्होंने काम नहीं किया, ऐसा कांग्रेस पार्टी ने अपने बयान में कहा है। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पेरारी वलन के मामले में पारित आदेश नलिनी और रविचंद्रन दोनों पर लागू होता है। नलिनी को पहले 3 अन्य दोषियों के साथ मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन सोनिया गांधी की अपील के बाद नलिनी की सजा को घटाकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया था। सोनिया गांधी ने कहा था कि नलिनी की गलती की सजा एक मासूम बच्ची को कैसे मिल सकती है जो अब तक दुनिया में आई ही नहीं। और जैसा कि अभी रेहान साहब ने बताया कि 31 साल की सजा ये तमाम दोषी काट चुके हैं, उसके बाद इनको रिहा किया गया। और प्रेरणा, बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की। कल वहाँ वोटिंग है और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। जैसा हमारे श्रोता भी जानते हैं कि हिमाचल में कुल 68 सीटें हैं। हर बार मुकाबला जो होता था वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में होता था। इस बार एक तीसरा प्लेयर भी बड़ा प्लेयर है, दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी भी हिमाचल प्रदेश में है। हमारे साथी राघवेंद्र राव ने अभी हिमाचल प्रदेश में लंबा वक्त गुजारा। उन्होंने राजनीतिक दलों से भी बात की, तीनों पार्टियों से बात की और दूसरे निर्दलीय उम्मीदवारों से भी बात की, जनता का भी मन जाना, और हमने भी कुछ देर पहले उनसे बात की। देखिए वात्सल्य जी, पारंपरिक रूप से अगर पिछले कुछ दशकों को हम देखें तो हिमाचल की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसमें ये देखा गया है कि जो इनकम्बेंट सरकार है वो कभी वापस नहीं आती दूसरी बार लगातार। तो कांग्रेस इस उम्मीद पे ये चुनाव लड़ रही है कि इतिहास शायद उनका साथ देगा और इस बार सत्ता में आने की उनकी बारी है, जैसा कि एक ट्रेंड देखा गया है स्टेट में। लेकिन बीजेपी ने भी जिस तरह से अपनी पूरी ताकत झोंकी है, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से कैंपेन को लीड किया है, इतनी ज़्यादा उन्होंने चुनावी जनसभाएं की हैं, गृह मंत्री अमित शाह
एक दिन में 3-3, 4-4 उन्होंने रैलीज़ की हैं, जनसभाएं की हैं और बहुत रिमोट एरियाज़ में जाने की कोशिश की है। तो ये बड़े नेताओं का हिमाचल पहुंचना ये ज़रूर दर्शा रहा है कि बीजेपी के लिए भी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है और बीजेपी इस बार कोशिश उनकी यही है कि इस इतिहास को वो बदल दें। उनका नारा भी कुछ ऐसा है कि इस बार रिवाज को बदला जाएगा, उससे जुड़ी वो बात कर रहे हैं। आपने बात की तीसरे प्लेयर की। आम आदमी पार्टी की शुरुआत थोड़ी सी अच्छी इसलिए रही थी क्योंकि वो पंजाब में ताज़ा इलेक्शन जीते थे और एक सरकार बनी थी, तो बहुत उम्मीदें जग गई थीं कि पड़ोसी राज्य हिमाचल में भी शायद ये पार्टी अपना एक प्रेजेंस स्थापित कर पाएगी। लेकिन ऑब्जेक्टिवली अगर पिछले कुछ महीनों में आम आदमी पार्टी को अगर एनालाइज किया जाए तो ये साफ दिखता है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो लीडरशिप है उनका ध्यान गुजरात पे इतना अधिक रहा कि हिमाचल में शायद वो एक तरह से कैंपेन मोड से विड्रॉ ही कर गए हैं। राघवेंद्र जी, जैसा आपने कहा कि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, तो मेरा सवाल कांग्रेस को लेकर होगा। कांग्रेस प्रमुख प्लेयर है और एक तरफ से कहें तो कांग्रेस ने प्रियंका गांधी पर भरोसा जताया है। कैंपेन करते हुए प्रियंका गांधी नजर आई, राहुल गांधी इस पूरे सीन में नजर नहीं आए। तो क्या वो भरोसा प्रियंका गांधी आपको जीतती नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी ने जो उन पर जताया है? देखिए, कांग्रेस की स्थिति इसलिए भी थोड़ी नाजुक है हिमाचल में क्योंकि उनके सबसे बड़े नेता, टॉलेस्ट लीडर जो उनके थे वीरभद्र सिंह, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अब वो नहीं रहे। तो उसके बाद उनकी पत्नी जो कि सांसद भी हैं लोकसभा की, प्रतिभा सिंह, उनके हाथ में कमान दी गई। लेकिन प्रतिभा सिंह इतना बड़ा नाम या इतना बड़ा चेहरा नहीं है जो वीरभद्र सिंह की विरासत को एक तरह से एकदम से आगे बढ़ा सकें। तो आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है कि राहुल गांधी नदारद हैं एक तरह से, जिस तरह कहा जा रहा है, जो विपक्षी पार्टियां कहती हैं। उसकी एक वजह यह भी है कि वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं, तो वो चुनावी प्रचार के लिए कहीं भी नहीं जा रहे हैं। तो प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा बचता नहीं था जो हिमाचल में अपील कर सके लोगों को, और एक बड़े चेहरे की उन्हें सख्त ज़रूरत भी थी लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में। वात्सल्य जी ने बात की मुद्दों की, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा जो इस चुनाव में हिमाचल में है वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर है। जो पेंशन स्कीम पुरानी थी उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया एक नई स्कीम से। तो ये समझना ज़रूरी है कि हिमाचल जैसे राज्य में जहाँ पे सरकारी कर्मचारियों की आबादी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे एक ऐसा मुद्दा बहुत ज़्यादा ज्वलंत बन जाता है जब लोग कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम में जहां मुझे कुछ हज़ारों में रुपए मिलते थे, 15, 16, 17 हज़ार या 20 हज़ार तक की मेरी पेंशन आती थी, और न्यू पेंशन स्कीम में वो मेरी पेंशन 2,000 रुपये रह गई है। तो आप सोच सकते हैं इस महंगाई के दौर में ये कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है। राघवेंद्र जी, लोग क्या कह रहे हैं? ये एक ट्रेंड मैंने हिमाचल में तो पहले भी ऑब्जर्व किया है। लोग बहुत खुल के अपनी प्रेफरेंस बताते नहीं हैं आजकल। आप पार्टी समर्थकों से बात कीजिए तो वो अपनी अपनी पार्टी की बात कर देते हैं। देखिए, इनकम्बेंट के खिलाफ हमेशा थोड़ा सा मुखर रहते हैं। हाँ, थोड़ा मतदाता, आप ये कहना चाहते हैं, खामोश हैं। आप सुन रहे थे राघवेंद्र राव को। अब चूंकि आज वात्सल्य शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार का दिन फिल्मों का होता है, इस बार जो फिल्म रिलीज हुई है उसका नाम है ऊंचाई, और फिल्म की समीक्षा कर रहे हैं अर्नब बनर्जी। ऊंचाई एक बहुत इमोशनल फिल्म है। अमिताभ बच्चन, डैनी डेंगजोम्पा, बमन ईरानी और अनुपम खेर, चारों की कहानी है। अक्सर फिल्मों में यंग लोगों को लेकर कहानियां बनाई जाती है। यहाँ चारों दोस्त हैं और बहुत तगड़े दोस्त हैं, और वो ये ठान लेते हैं कि कहीं ना कहीं जाके वो एवरेस्ट के बेस कैंप में ऊंचाई चढ़ेंगे। तो उसको लेके कहानी है, लेकिन फिल्म में और बहुत कुछ है दोस्ती के अलावा। जज्बा है, हिम्मत है, डिटर्मिनेशन है। ऐसी फिल्में जो हैं बहुत कम इस तरह की फिल्में लिखी जाती हैं या बड़ों को लेके, यानी समझिए कि किसी माँ बाप को लेके कहानी लिखी जाए। अमिताभ ऑफ कोर्स इसमें सबसे ज्यादा टावरिंग पर्सनालिटी, लेकिन कहा जाएगा कि इसमें नीना गुप्ता का रोल बहुत अच्छा है, अनुपम खेर का है, बमन ईरानी का रोल है, सारिका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल में है, डैनी का छोटा रोल है, लेकिन सबको प्राथमिकता मिली है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमिताभ बच्चन ही है छाए हुए। फिल्म बहुत लंबी है और बहुत इमोशनल है। बहुत जगह बहुत लोगों को रुलाया गया है, कुछ खींच दी गई है, कुछ सीन्स ऐसे हैं जो खींच दिए गए हैं, और कई बार हमारी फिल्म में सटलिटी कम होती है। बरजातियास की ऐसी खूबी रही है कि वो फैमिली एंटरटेनर्स बनाते हैं। यहाँ पे फैमिली को दिखाने के लिए बहुत सारे ऐसे तत्वों का इस्तेमाल किया गया है जो कुछ मेलोड्रामा पैदा करते हैं। फिल्म अपने आप में जो कहानी है, जैसे मैंने कहा, बहुत ही अनोखी कहानी है। ऐसी कहानियां मैंने तो नहीं देखी, मैं इतने सालों से रिव्यू कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ी सी छोटी हो सकती थी। मैं ऊंचाई को 5 में से 3 दूंगा।
ये थे अर्नब बनर्जी। दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में आज इतना ही। इस कार्यक्रम में आपसे अगली मुलाकात सोमवार को होगी। bbchindi.com पर आप लगातार हासिल कर सकते हैं देश दुनिया का अपडेट। स्टूडियो मैनेजर थे तिलक राज भाटिया। मुझे और प्रेरणा को दें इजाजत। नमस्कार। These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that?